हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। बेसिकली हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको क्या स्ट्रैटेजी बिल्डअप करनी चाहिए ताकि आप एमएचटी सीईटी में एक अच्छा स्कोर ले सको। ठीक है, अब एमएचटी सीईटी में स्कोर करने के लिए थोड़ा डेडिकेशन चाहिए होगा। ठीक है, आप बेसिकली नीट की भी तैयारी कर रहे होंगे, साथ ही साथ एमएचटी सीईटी की भी तैयारी कर रहे होंगे, और दोनों तैयारियों को साथ में रखना और साथ में बिल्डअप करना ये अपने आप में ही एक चैलेंज है। लेकिन उसमें भी एमएचटी सीईटी के लिए अलग से प्रॉपरली प्रिपरेशन करना या नीट के लिए प्रॉपरली प्रिपरेशन करना, तो उसको अगर आपको करना है तो ये किस तरीके से होगा ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेनली ये वीडियो डेडिकेटेड है कि किस तरीके से एमएचटी सीईटी को हमें क्लियर करना चाहिए और किस तरीके से हमें बायोलॉजी की या कोई भी सब्जेक्ट की प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, हमें पता है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस इस साल रिड्यूस हो चुका है और वही एमएचटी सीईटी के लिए भी अप्लाइड हो चुका है। मतलब एमएचटी सीईटी में उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आने वाले जो टॉपिक रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहली चीजें हमें क्या करनी है, क्या क्या पॉइंट्स हमको याद रखने हैं अगर हमें एमएचटी सीईटी के लिए प्रिपेयर करना है, तो वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें क्या स्ट्रैटेजी बिल्डअप करनी है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है कि हमें जो भी यहाँ पे एमएचटी सीईटी में जो भी सिलेबस रिड्यूस हो चुका है उसको पहले तो एनालाइज करना है। मतलब हमें सबसे पहला पॉइंट अगर हमें करना है कि हम बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजी की, क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है एमएचटी सीईटी में, तो सबसे पहले हमारा सिलेबस का एनालिसिस होना चाहिए। तो हम बात करेंगे कि हमारे सिलेबस को हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, हाउ वी कैन एनालाइज अवर सिलेबस। तो सबसे पहली चीज हमें हमारे रिड्यूस सिलेबस को एनालाइज करना है कि सिलेबस का कौन सा पार्ट रिड्यूस्ड है। ठीक है, रिड्यूस्ड सिलेबस को एनालाइज करो, रिड्यूस्ड सिलेबस को एनालाइज करो, सिलेबस को। ठीक है, तो रिड्यूस सिलेबस जो निकल गया है उसको तो पहले तो आपको अपने माइंड से एलिमिनेट कर देना है कि भाई ये तो पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, उसको एनालाइज कर दिया। अब दूसरा हम बात कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं एलिमिनेट कर दो। ठीक है, तो रिड्यूस सिलेबस एलिमिनेट हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि हमें क्या पढ़ना है। तो हम सबसे पहले बात कर रही है कि किस तरीके से हमें अपने माइंड को प्रिपेयर करना है ताकि हम एमएचटी सीईटी में एक अच्छा स्कोर ला सके। तो सबसे पहले तो हमें इस तरीके से प्रिपरेशन एकदम शुरू से जीरो से प्रिपरेशन करनी होगी कि माइंड को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना होगा कि भाई आपको पढ़ना है और एकदम जोर लगा के पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें सिलेबस को एनालाइज करना होगा। दूसरी चीज हमें क्या करनी है, यहाँ पे जो भी हमारा सिलेबस है उसमें से हमें जो मेन पॉइंट्स है उसको सिलेक्ट करना है कि किस तरीके से हमको यहाँ पे स्टडी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रिड्यूस सिलेबस कौन सा है, कौन सा आने वाला है, कौन सा नहीं आने वाला है, ये सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, विच इज गोइंग टू कम इन टू द एग्जाम में कौन सा आने वाला है। ठीक है, एग्जाम में कौन सा सिलेबस आने वाला है, विच विल गोइंग टू कम इन एग्जाम। ठीक है, और कौन सा नहीं आने वाला। तो एग्जाम में कौन सा है और कौन सा एग्जाम से आउट है ये हमको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमको इसको डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा एग्जाम में आने वाला है और कौन सा आउट होने वाला है। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि अब नेक्स्ट पॉइंट पे आपको अपने फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग पॉइंट, यानी अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, ठीक है, उस पर फोकस करना है। जैसे आप अगर बायोलॉजी का पेपर दे रहे हो तो बायोलॉजी में आपके स्ट्रॉन्ग लेसन्स कौन से। अगर किसी को रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा पसंद होगा तो आप रिप्रोडक्शन पे फोकस करो। ठीक है, किसी को सर्क्यूलेशन ज्यादा पसंद होगा, आप सर्क्यूलेशन पे फोकस करो। किसी को और कोई चैप्टर जैसे प्लांट फिजियोलॉजी बहुत पसंद होगा तो आप प्लांट फिजियो पे फोकस करो। ठीक है, प्लांट फिजियो पे फोकस करो। तो ऐसे आपके जो जो मेन पॉइंट है जो कि आपको पता है कि भाई ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, ये मेरे स्ट्रॉन्ग लेक्चर्स है, लेसन्स है, जो कि मैं आराम से इसको प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे पहले फोकस करो। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरे 4 चैप्टर बहुत ही अच्छे हो गए, 4 या 6 चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे हो चुके हैं। उसमें से मेरा पहले है रिप्रोडक्शन के 2 चैप्टर। ठीक है, 2 चैप्टर मैं बोल रहा हूँ रिप्रोडक्शन के है, रिप्रोडक्शन के 2 चैप्टर मेरे अच्छे हो चुके हैं। दूसरा मैं बोल रहा हूँ मेरा जेनेटिक्स अच्छा हो चुका है, जेनेटिक्स यानी मेंडेलियन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर मेरा अच्छा हो चुका है। तीसरा मैं बोल रहा हूँ मेरा रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। तो ये मेरे कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गए। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ये भी मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैं मान लेता हूँ एज अ स्टूडेंट। तो मेरे ये कुछ पॉइंट्स है, कुछ चैप्टर्स है जो मेरे बहुत ही अच्छे हुए हैं। तो पहले आप उसको फोकस करो। ठीक है, मतलब इसको पढ़ो पहले, स्टडी दिस फर्स्ट। जो आपको अच्छे से आता है, जिस पे आप अच्छा दे सकते हो
ठीक है, पहले उसको पढ़ लो, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि जो कमजोर है उसको बनाने के चक्कर में जो इजी है उसको भी आप हाथ धो दो उससे भी, ठीक है। मतलब वो भी चैप्टर आपसे हो नहीं पाएंगे और उसके भी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो जो आपको बेटर आता है उसको अच्छे से पढ़ के एनालाइज करके उसके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करो। तो पहले स्टडी फर्स्ट, कौन से चैप्टर? स्टडी फर्स्ट हम बोल रहे हैं, स्टडी फर्स्ट द चैप्टर विच योर फेवरेट, ठीक है। स्टडी फर्स्ट फेवरेट चैप्टर। तो फेवरेट चैप्टर की आपको स्टडी पहले करनी है सबसे पहले, ठीक है। और जब आपके ये चैप्टर का स्टडी क्लियर हो जाता है आपका टाइम टेबल के हिसाब से, तब आप मूव ऑन करो जो चैप्टर आपको सही से नहीं आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट ले लो, फॉर एग्जांपल आपको मान लेते हैं कोई और एक चैप्टर है जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको डिफिकल्ट जा रहा है, तो वो ऐसे चैप्टर की तरफ बढ़ो जो आपको डिफिकल्ट है, लेकिन पहले इनको स्ट्रांग बना लो। जो चैप्टर आपके स्ट्रांग है उनको आप स्ट्रांग बना लो और ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोकस ऑन द चैप्टर विच इज रिड्यूस्ड टू मच। नो मैटर वो आपको पसंद है या नहीं है, लेकिन रिड्यूस सिलेबस के अनुसार अगर कोई टॉपिक्स, कोई चैप्टर बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो चुका है, जैसे प्लांट वाटर रिलेशन, एक चैप्टर हम लेते हैं 12th का प्लांट वाटर रिलेशन, ठीक है। प्लांट वाटर रिलेशन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2-3 ही पॉइंट है, तो उन्हीं में से क्वेश्चन आने वाला है, ये डेफिनेटली है, ठीक है। तो ये हमको कंफर्म हो जाता है कि जो चैप्टर में से बहुत ज्यादा पार्ट रिड्यूस हो चुका है उसमें से छोटा सा पार्ट है उसी में से क्वेश्चन आएगा। तो ये चैप्टर आपको पसंद हो या ना हो, ये चैप्टर की भी आपको लिस्ट बना के इसके बारे में पढ़ लेना है। इसी में एक और चैप्टर है इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन से काफी सारा टॉपिक डिलीट हो चुका है। ऐसे में एनवायरमेंट, इकोसिस्टम और एनवायरमेंट से भी बहुत ऐसे टॉपिक्स है जो डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इनमें से हम क्या देखते हैं कि जो ज्यादातर पार्ट डिलीटेड है, ऐसे चैप्टर जिसका बहुत सारा पार्ट डिलीटेड है, तो ये चैप्टर तो आपको पढ़ने ही है। इसी में एक और चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें सिर्फ हार्मोन्स के बारे में दिया है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। डेवलपमेंट, तो ये चैप्टर्स आपको करने ही है। मतलब जो चैप्टर्स आपको ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस हुए हैं सिलेबस में, उन चैप्टर्स को आप छोड़ ही नहीं सकते। दैट इज मतलब वहां पे कोई चांस ही नहीं है उनको छोड़ने का। क्यों? क्योंकि उन्हीं में से क्वेश्चन, वो छोटे छोटे जो टॉपिक्स है उन्हीं में से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। बहुत लिमिटेड टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए मेरी गाइडेंस रहेगी कि आप जो चैप्टर बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुके हैं उनको तो आप छोड़िए ही मत। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हुआ? पहला, आपको सिलेबस को एनालाइज करना है प्रॉपरली। दूसरा, आपको क्या करना है? फोकस करना है अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट के, जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है उनको आप स्टडी करो। हर एक के अलग अलग होते हैं, मैंने अपने हिसाब से लिखे। आपके जो भी स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है उसकी लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाने के बाद उस पर फोकस करो, उसी को पहले प्रिपेयर करो। फिर तीसरी चीज, आप जो बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड है उसको छोड़ना नहीं है, वो आपको पसंद हो चाहे ना हो वो तो छोड़ना ही नहीं है, उसको आप प्रॉपरली फिनिश करो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, मेक रेगुलर टाइम टेबल। आप बिना टाइम टेबल के कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको टाइम टेबल बनाना है। आपका पहला पार्ट क्या होना चाहिए? आपका पहला मोटो होना चाहिए कि आपका टाइम टेबल, सुबह से लेके शाम तक क्या करते हो, पहले अपने लाइफस्टाइल को एनालाइज करो, ठीक है। पहले टाइम टेबल बनाने का सबसे सही तरीका है, पहले एनालाइज योर टाइम टेबल, ठीक है। एनालाइज लाइफस्टाइल, ठीक है। लाइफस्टाइल, अपने लाइफस्टाइल को पहले तो एनालाइज कर लो। अपने लाइफस्टाइल को एनालाइज करो, क्या करते हो आप, सुबह कितने बजे उठते हो, कितने बजे खाना खाते हो, कितने देर टीवी देखते हो, कितने देर सोते हो, वो सारी चीजें एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद उसमें से क्या करेक्शंस किए जाते हैं, उनमें क्या करेक्शंस हम कर सकते हैं, किन किन पॉइंट पे हम चीजों को ऐड कर सकते हैं, उसको ऐड करो। अगर आप 10 बजे सोते हो तो आप 7 बजे उठ सकते हो, ठीक है, ये आप करेक्शन कर सकते हो। अगर आप 4 घंटे टीवी देखते हो तो आप 1 घंटा देख सकते हो टीवी, 3 घंटे आप पढ़ाई में लगा सकते हो, तो उसको करेक्शन करो। करेक्शन करने के बाद आपका एक बार करेक्शन हो जाता है तो आप एक टाइम टेबल बनाओ कि मैं सुबह, फॉर एग्जांपल मैं अपना टाइम टेबल बनाता हूँ, मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, ठीक है। 7 बजे फिर मैं ऑफलाइन क्लासेस लेने जाता हूँ, 7 से लेके 9 बजे तक, 10 बजे तक मैं क्लासेस लेता हूँ, 7 to 10 मैं क्लासेस लेता हूँ, उसमें मेरा जिम भी हो जाता है, ठीक है। फिर मैं 10 से लेके 2 बजे तक पढ़ता हूँ, ठीक है। फिर मेरा 10 से 2 के बीच में खाली टाइम है, तो मैंने क्या सोचा है कि चलो ये टाइम पे मैं खाना खाते खाते पढ़ाई भी कर लूंगा, ठीक है। तो मेरा ये फूड एंड पढ़ने का समय हो गया, तो मैं इसमें स्टडी डाल दूंगा, स्टडी, ठीक है। कौन से टाइम से? 10 से लेके मैं 2 बजे तक डाल दूंगा स्टडी, ठीक है। 10 से लेके 2 बजे तक मैं स्टडी करूंगा, फिर 2 से 3 मैं ऑनलाइन क्लास लूंगा, ये मेरा टाइम टेबल है, ठीक है। मैं ऑनलाइन क्लास लूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं 3 से आगे और पढ़ाई करूंगा, स्टडी करूंगा, ठीक है। फिर मैं और आगे पढ़ूंगा, ठीक है। तो ये
या फिर मेरे को कुछ काम है, शाम को मेरे को जिम जाना है अगेन, तो फिर मैं वो ऐड करूंगा। तो ये सारी चीज़ें मिला के एक अच्छा टाइम टेबल बना लो। टाइम टेबल बनाने के बाद आपको पता है अब आपके पास दिन में 7 से 8 घंटे है जब आप पढ़ सकते हो, आप पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो 7 से 8 घंटे मिनिमम आपको स्टडी करना है। अब बहुत लोगों को स्टडी करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसका भी सोल्यूशन हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने बोला पहले एनालाइज करना है अपने टाइम टेबल को, अपने अपने सबसे पहले तो अपने सिलेबस को एनालाइज करना है। दूसरी चीज़ हमको यहाँ पे देखनी है कि अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है। तीसरी चीज़ हमको देखनी है कि जो रिड्यूस सिलेबस है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। चौथी चीज़ हमने देखी है रेगुलर टाइम टेबल बनाना है, एक अच्छा टाइम टेबल, खुद के टाइम टेबल को एनालाइज करके, ठीक है। हर एक का टाइम टेबल अलग होता है, हर एक का लाइफस्टाइल अलग होता है, उस हिसाब से अपने टाइम टेबल को आप बनाओ। टाइम टेबल बनाने के बाद यहाँ पे स्टडी बाय गोल अचीविंग अप्रोच। तो यहाँ पे सब लोग गलती क्या करते हैं कि मैं भाई 2 से 3 बजे तक ये पढ़ूंगा, 3 से 4 बजे तक ये पढ़ूंगा, मतलब वो टाइम बेस्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं, ठीक है। उनका जो अप्रोच होता है ज्यादातर बच्चों का मैं देखता हूँ टाइम बेस्ड अप्रोच होता है पढ़ाई का, ठीक है। टाइम बेस्ड अप्रोच आपको कहीं नहीं लेके जाता, क्योंकि 1 घंटे में अगर आपको 4 टॉपिक करने हैं और मान लो आपके 2 ही टॉपिक हुए, तो आपके 2 टॉपिक रह गए पेंडिंग में, फिर आप वो 2 टॉपिक कब करोगे। तो इस वजह से टाइम बेस्ड अप्रोच क्या हो जाता है, यहाँ पे फेल हो जाता है। अगर आप टाइम लेके पढ़ते हो, आप बोलते हो कि मैं 2 घंटा फिजिक्स पढ़ूंगा, 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ूंगा, तो 2 घंटे में फिजिक्स कुछ भी नहीं होता और केमिस्ट्री भी नहीं के बराबर ही होता है। मतलब हम जो सोचते हैं कि मैं आज 4 टॉपिक पढ़ूंगा, तो 4 होते ही नहीं, 2 ही हो पाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गोल बेस्ड अप्रोच लेना है। कौन सा अप्रोच लेना है, गोल बेस्ड। गोल बेस्ड अप्रोच का मतलब क्या होता है कि आपको गोल डिसाइड करना है कि मेरे को आज कितने टॉपिक पढ़ने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड कर लिया कि आज मेरे को फॉर एग्जांपल आज मेरे को जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, प्रिंसिपल्स एंड वेरिएशन, ठीक है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये चैप्टर मेरे को खत्म करना है। आज मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन खत्म करना है, ठीक है। आज मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये चैप्टर खत्म करना है। तो यहाँ पे मैंने ये गोल सेट कर लिया। यहाँ पे मैंने क्या सेट कर लिया, गोल सेट कर लिया कि भाई मेरे को ये चैप्टर खत्म करना है। अब उसमें मेरे को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, डजेंट मैटर, ठीक है। मैं वो डिसाइड कर लूंगा कि मेरे को ये चैप्टर करना है तो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि मैं आज के आज मेरे को एनी हाउ ये चैप्टर करना है, और मेरे को पता है कि मेरे को फिजिक्स भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है। तो मैं क्या करूंगा, आज का मेरा गोल रखूंगा, एम रखूंगा। मेरा गोल एम क्या रहेगा, मेरे को ये एक चैप्टर ये बायो का करना है और एक चैप्टर मैं फिजिक्स का ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स का मैं एक चैप्टर ले लेता हूँ, दैट इज सर्क्यूलेशन करना है, ठीक है। तो मेरा ये हो गया गोल आज का। आज जब तक मैं ये गोल अचीव नहीं कर लेता, मैं रात को सोऊंगा नहीं, ठीक है। तो दैट शुड बी योर मोटिवेशन कि ये मेरा गोल है, ये मेरे को अचीव करना है, ये जब तक मैं अचीव कर नहीं लेता तब तक मैं सोने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो ये जब आप गोल डिसाइड कर लेते हो, तो उस गोल को पाने के लिए यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग, आई टोल्ड यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो आपको कुछ भी करना है, बस इस गोल को आपको कंप्लीट करना है, अदरवाइज यू फेल्ड, ठीक है। आप फेल हो चुके हो, अभी से डिसाइड कर लो। तो आपको अगर आगे आने वाले टाइम पे फेल नहीं होना है, तो अभी से अपना गोल डिसाइड कर लो और उसके पीछे लग जाओ, ठीक है। जब तक मेरे ये चैप्टर्स कंप्लीट नहीं होते, आई विल नॉट स्लीप, आई विल नॉट ईट, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए और यही आपको आगे लेके जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलप द कंसेप्ट फर्स्ट एंड कलेक्ट डाटा देन सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाते हैं। उनको लगता है पेपर में तो भाई क्वेश्चन आने वाले, पेपर में क्या आने वाले हैं, क्वेश्चंस आने वाले हैं। और क्वेश्चंस पेपर में ऐसे वैसे नहीं पूछे जाते, कंसेप्ट बेस्ड पूछे जाते हैं, कंसेप्ट बेस्ड, ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से क्वेश्चन रट्टा लगा के चले गए, वो वहां पे वही सेम ऑप्शन, वही सेम क्वेश्चन मिलेगा, वो बहुत कम चांस होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले तो कंसेप्ट पे फोकस करना है। क्या मेरे को एक पर्टिकुलर कंसेप्ट आता है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, दोनों का कंसेप्ट आपको पता है, हाँ है। आपने अंदर ही अंदर अपने आप को क्वेश्चन पूछा है, क्या मेरे को इन दोनों का कंसेप्ट पता है, मेरे अंदर से जवाब आता है कि हाँ है। अगर है तो डेफिनेटली मैं इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिर आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता, पहले आस्क योरसेल्फ, पहला पॉइंट क्या होगा, आस्क योरसेल्फ क्या आपको पता है, ठीक है, क्या आपको इसका कंसेप्ट पता है, डू यू नो द कंसेप्ट, ठीक है, डू यू नो द कंसेप्ट, ठीक है, डू यू नो द कंसेप्ट। अगर हाँ, अगर आपको कंसेप्ट पता है, ठीक है, देन गो फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है, देन गो फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है। तो अगर नहीं है तो फर्स्ट डेवलप द कंसेप्ट।
अगर नहीं है तो फर्स्ट आपको कंसेप्ट डेवलप करना है, ठीक है। तो पहला आपका ये होना चाहिए कि पहले आपको कंसेप्ट अच्छे से कलेक्ट करने चाहिए, डाटा कलेक्ट करना चाहिए, मेमोराइज करना चाहिए। कुछ डाटा मेमोराइज करने के लिए होता है, कुछ डाटा अंडरस्टैंड करने के लिए होता है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डाटा को मेमोराइज करना है और उसके बाद यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा नहीं कि सीधा सीधा चलो भाई आज पढ़ेंगे, सीधा क्वेश्चन बुक खोल के बैठ गए, सॉल्व कर रहे हैं, बस समझ कुछ नहीं आ रहा है। और क्वेश्चन सॉल्व करने की एक बहुत ही बेस्ट टिप मैं देने वाला हूँ। अब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो हमको एक प्रॉब्लम आती है कि हमको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आता कि भाई ये आंसर कैसे आया, हाउ दिस आंसर कम, आंसर कैसे आया, ये आंसर कैसे आया। तो हमें वो आंसर आया कैसे, उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता है। तो अगर हमें वो लॉजिक पता करना है, इफ यू वांट टू फाइंड द लॉजिक, देन एक ऐप डाउनलोड कर लो, आप एक ऐप डाउनलोड कर लो जिसको बोलते हैं डाउट नट, ठीक है। डाउट नट, डाउट नट कोई प्रमोशन नहीं है, ये सिंपल सिंपल बता रहा हूँ। डाउट नट अगर आप डाउनलोड कर लोगे, मैं खुद यूज करता हूँ डाउट नट, अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो आपके जितने भी क्वेश्चंस में आपको डिफिकल्टी हो रही है वो सॉल्व हो जाएगी तुरंत। जो भी क्वेश्चन है उसका फोटो खींच के डाल देना ऐप पे, वो आंसर वीडियो के फॉर्म में भेज देगा, सीधा ओपन करके देख लेना, सॉल्व, ठीक है। आपको पता चल जाएगा आंसर कैसे आया विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मेरे जैसे हजारों टीचर वहां पे है अवेलेबल, और बच्चों के फायदे के लिए मैं जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे से हो सकता है मैं दे सकता हूँ। जो लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एक बार मैं बता देता हूँ, जो लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट, ठीक है, तो उनके लिए एक है अभ्यास करके, एक नीट एनटीए अभ्यास, एनटीए अभ्यास, एनटीए अभ्यास, ठीक है। ये एक ऐप है, मोबाइल ऐप, ठीक है, एप्लीकेशन। इसमें आपको बहुत सारे सैंपल पेपर, उसके क्वेश्चन आंसर और क्वेश्चन के साथ आंसर, सॉल्व्ड आंसर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो एनटीए अभ्यास ये एनटी का ही एप्लीकेशन है, एनटीए जो कि हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट को कंडक्ट करती है, एनटीए नीट को कंडक्ट करती है, नीट को कंडक्ट करने वाली जो एजेंसी है वो एनटीए है। वो क्या है? एनटीए। और एनटीए का ही ये ऐप है, एनटीए का ही ये ऐप है, दैट इज एनटीए अभ्यास, ठीक है। उसको अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो नीट के लिए भी आप क्वालिफाई, ठीक है, मतलब अच्छे से अगर आपने उस पे प्रिपरेशन किया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले, देखो सबसे पहले हमने बात की दैट इज आपको अपना सिलेबस एनालाइज करना है, दूसरा आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को सिलेक्ट करना है, तीसरा जो सबसे छोटे छोटे लेसन है जो कि रिड्यूस सिलेबस में सबसे ज्यादा रिड्यूस हो चुके हैं उनको आपको भूलना नहीं, वो तो लेके चलना ही है। तीसरा हमने देखा मेक रेगुलर टाइम टेबल, एक अच्छा टाइम टेबल सेट करना है। चौथा हमने देखा स्टडी बाय गोल अचीविंग अप्रोच, अपना गोल अचीविंग अप्रोच रखना है, टाइम बेस्ड अप्रोच को फॉलो नहीं करना है, अपने माइंड में गोल डिसाइड करना है, उसको फॉलो करना है। रात को खाना नहीं है उसके पहले, या रात को सोना नहीं है उसके पहले, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं डेवलप कंसेप्ट, पहले डेवलप करना है, ठीक है, उसका डाटा कलेक्ट करना है और फिर आपको क्वेश्चन लगाने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज डोंट इग्नोर द रिवीजन, इग्नोर नहीं करना है रिवीजन को। सबसे ज्यादा बच्चे गलती क्या कर देते हैं, एक बार पढ़ लिया छोड़ दिया। तो इग्नोर, अगर आपने रिवीजन को इग्नोर कर दिया तो आपको फिर से चीजें रिकलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है और एग्जाम के टाइम पे आपने पढ़ा हुआ भी आपको याद नहीं आएगा। तो रिवीजन जो नहीं करेगा उसको भाई, उसको सक्सेस मिलने का चांस बहुत ही नहीं के बराबर होता है, मतलब कम होता है, बिकॉज सब कुछ इतना सारा पढ़ा हुआ आपको याद आएगा वो मुश्किल है। तो मिनिमम आपका रिवीजन होना ही चाहिए, मिनिमम 1 to 2 टाइम्स, मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम 1 to 2 टाइम्स और मैक्सिमम 3 to 4 टाइम्स, ठीक है। तो इतना आप रिवीजन अगर कर लेते हो तो सफिशिएंट होता है। लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, लास्ट पॉइंट, प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल क्वेश्चन इन द लास्ट 5 days ऑफ एग्जाम। जो 5 days ऑफ 5th डे 5 days होते हैं, लास्ट 5 days एग्जाम के, वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने। इसका कारण क्या है, देखो 5 दिन बाद आपकी एग्जाम होने वाली है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एनालिटिकल माइंडसेट होना चाहिए। मतलब वो माइंडसेट होना चाहिए जिससे आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन समझो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, मतलब कम टाइम में ज्यादा एफर्ट दो। तो कम टाइम में ज्यादा एफर्ट कैसे आएगा? बाय प्रैक्टिस, बाय प्रैक्टिस। तो आपके लिए, आपको इसके लिए क्या करनी है? प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कैसे होगी? जब आप लास्ट 5 days में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सुबह से लेकर शाम तक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसको आपको वो प्रैक्टिस आपको काम में आएगी। जो 5th डे ऑफ एग्जाम रहेगा आपका, 5वें दिन जब आपका एग्जाम रहेगा, उस एग्जाम में आप इतने फ्लो में जा चुके होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने की कि एग्जाम के क्वेश्चन तो आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व करके आओगे, ठीक है। तो वो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। और पढ़ाई के लिए एक टिप मैं देता हूँ, 8 से 10 घंटे आपको रेगुलरली, रोज रोज डेली पढ़ाई करनी है। डेली 8 से 10 घंटे। अब बहुत लोगों का कॉन्सेंट्रेशन वीक होता है, वो 8 से 10 घंटे ऐसे नॉन स्टॉप नहीं बैठ पाते, मैं भी नहीं बैठ पाता। तो हमें क्या करना है, इसको इंटरवल में डिवाइड करना है। इसको किस में डिवाइड करना है? इंटरवल्स में। इंटरवल्स का मतलब क्या होता है, इसको छोटे छोटे टाइम फ्रेम में डिवाइड करना है। जैसे पहले मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, 1 घंटा मैं स्टडी करूंगा, स्टडी फॉर 1 आवर, स्टडी फॉर 1 आवर, 1 आवर के लिए मैं स्टडी करूंगा, फिर मैं 15 मिनट का गैप लूंगा,
ठीक है। फिर मैं 1 घंटा स्टडी करूंगा फॉर 1 आवर, फिर 1 घंटा स्टडी करूंगा, 1 आवर की स्टडी करूंगा, फिर 15 मिनट का गैप लूंगा। ठीक है। फिर मैं 1 घंटा स्टडी करूंगा, 1 आवर की स्टडी करूंगा, फिर 15 मिनट का गैप लूंगा। तो आपको ये ऐसा करना है, दैट इज हर 1 घंटे बाद 15 मिनट का गैप लेना है। उसमें आप घूमो फिरो, दोस्तों से मिलो, बातें करो। ऐसा नहीं कि 15 मिनट का गैप आपका 1 घंटे का हो रहा है, तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है। हर 1 घंटे बाद शार्प 15 मिनट का गैप लेना है। 15-20 मिनट का गैप ले लिया आपने, उसके बाद फिर से बैक टू द स्टडी। ठीक है। तो ये आपने अगर फॉर्मेट फॉलो कर लिया, ये सारे टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली 100% गारंटी है कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर MHTCT में कर पाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही हमारे नए नए वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।